नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और हेडलाइंस के बाद में सबसे पहले आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें जिन पर नजर आपकी होनी चाहिए। लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय सचिव ने सभी सीएस से चर्चा कर ली है। सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी मजदूरों को राहत मिली है। श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव केस 300 के पार हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आपकी नजर रहना चाहिए। और अब एक बड़ी खबर इंदौर से हमको मिल रही है। मध्य प्रदेश में 1 जून से बंद हो सकती हैं प्राइवेट बसें। प्राइवेट रूट बस एसोसिएशन का ये ऐलान है। यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया है। बंद बसों का टैक्स माफ नहीं करने से ऑपरेटर नाराज हैं। एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर छूट देने की मांग की थी। टैक्स माफ नहीं करने तक बसें जो है बंद रखने का फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश में अब प्राइम रूट पर बस एसोसिएशन का ऐलान है। यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर वो फैसला ले रहे हैं। बसों को बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। टैक्स माफ नहीं करने से ये ऑपरेटर नाराज हैं। एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर छूट देने की मांग की थी और टैक्स माफ नहीं करने तक बसें बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं इंदौर से। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे पूछते हैं। रवि, क्या ऐसी वजह है? एक टैक्स को लेकर के गतिरोध है, फिर ये सुरक्षा की बात जो की जा रही है स्टाफ के और यात्रियों की, वो क्या है? देखिए, अगर बात करें तो जो प्राइम रूट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो गोपाल शर्मा, उनके द्वारा एक जो जानकारी साझा की गई है उसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर फिलहाल जो है 1 जून से पूरे प्रदेश की तकरीबन 35,000 प्राइवेट बसें जो हैं वो बंद रहेंगी और जितने भी प्रदेश की 54 यूनियन है, जितनी भी यूनियन इकाइयाँ हैं उन सबसे चर्चा कर ली गई है और चर्चा के बाद यह निर्णय निकला है कि 1 तारीख से जो प्रदेश की 35,000 से ज़्यादा जो प्राइवेट बसें हैं उनके पहिए थम जाएंगे। दरअसल जितनी भी इकाइयां हैं उन्होंने अपने अपने प्रदेश की जितनी 54 इकाइयां हैं उन्होंने सबने अपने प्रशासन को माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिसमें मुख्य मांग जो थी कि लॉकडाउन के दौरान जो बसों का संचालन नहीं हुआ है उनका टैक्स ना लिया जाए और आगामी समय तक जब तक लॉकडाउन सक्रिय रहेगा तब तक के लिए भी जो टैक्स है उसे शून्य किया जाए। जितने भी उनके स्टाफ है उनके सोशल डिस्टेंसिंग और उनको सुरक्षित रखने की अगर जो बात है उसके ध्यान रखा जाए। मध्य प्रदेश में जितने भी बस एसोसिएशन के संचालन है उनके साथ प्रदेश सरकार चर्चा करे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग पर नियम तैयार करना है जिससे स्टाफ को सुरक्षित रखा जाए। तो इस तरीके से 5 सूत्रीय जो मांगे हैं ये सभी मांगे प्रदेश सरकार के सामने बस एसोसिएशन द्वारा रखी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई भी सुनवाई सरकार द्वारा नहीं की गई या प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद अब जो प्राइम रूट बस एसोसिएशन है उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब 1 तारीख से यानी 1 जून से जो तकरीबन 35,000 बसें प्राइवेट बसें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। तो एक बड़ा झटका भी हो सकता है क्योंकि ऐसे समय में जब बसों के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एक जिले से दूसरे जिले या अन्य राज्यों की सीमा तक भेजा जाना है और ऐसे में यदि बसें बंद होती हैं तो काफ़ी एक विकट स्थिति जो है प्रदेश सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। जी, क्या इसका कोई हल निकलता दिख रहा है आपको निकट भविष्य में? क्या जल्दी से कोई बातचीत का क्रम हो सकता है जो प्रशासन, सरकार या इन संघों के बीच में मीटिंग करके कोई रास्ता निकाले? क्योंकि अब 31 तारीख भी दूर नहीं है, इसके बाद कुछ और रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है, देखा जा रहा है। देखिए, गोविंद शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइम रूट बस एसोसिएशन के, उनके माध्यम से तकरीबन 1 हफ्ते पहले से ही लगातार जो जितने भी 54 यूनियन इकाइयाँ मध्य प्रदेश में कुल 54 बस एसोसिएशन जो अलग अलग तरीके से अपनी एसोसिएशन संचालित करते हैं उन सभी के माध्यम से बात की गई, उनसे चर्चा की गई और उन्होंने ही कहा है कि वो लगातार प्रशासन आपको रवि रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में गोविंद शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइम रूट बस एसोसिएशन के। गोविंद शर्मा जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? क्या ऐसी 5 सूत्रीय मांगे बताई जा रही हैं जिसकी वजह से आपने कहा है कि अब बसें नहीं चलेंगी? हमने सरकार से लगातार मांग करी है कि हमारा अप्रैल और मई का जो टैक्स है, जो गाड़ियां नहीं चली है उसको माफ किया जावे। मई का एंड हो रहा है, जून लगने वाला है और अभी तक सरकार द्वारा हमारी कोई मांगों माना नहीं गया है। लगातार हम हर जिले से हमने ज्ञापन देकर
हमने सरकार से मांग करी कि हमारे जो गाड़ी खड़ी है उनका टैक्स माफ किया जावे, परंतु सरकार ना तो कोई गाइडलाइन दे पा रही है और ना ही कोई ऐसी चर्चा करके हमें संतुष्ट करना चाह रही है कि आपका टैक्स माफ हो जाएगा। अब चूंकि ग्रीन लाइन चालू हो रही है, ऐसी स्थिति में हमें शंका आएगा कि सरकार की ही गाड़ी चलाइए आप, परंतु जहां पर आमदनी नहीं आएगी, जहां पर 11,000 रुपए यदि किसी रोड पर खर्चा है और सोशल डिस्टेंसिंग में यदि 5 या 6,000 रुपए आमदनी आएगी। शर्मा जी, तो क्या 7,000 क्या आपकी या आपके किसी भी सदस्य की सरकार के किसी मंत्री से, परिवहन विभाग के किसी बड़े अफसर से सीधी बातचीत हुई है या आपने कोशिश की है? देखिए, हमने क्या है कि हमारा भोपाल का प्रतिनिधिमंडल जो नरोत्तम मिश्रा जी से मिला था, जो कि अभी फिलहाल गृह मंत्री और पावर पोल नेता है, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उनको हमने ज्ञापन दिया था, हमारा प्रतिनिधिमंडल उसमें जो भोपाल के जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े हमारे यूनियन के, उन्होंने उससे चर्चा करी थी, परंतु उन्होंने कहा था कि हम टैक्स माफ नहीं कर सकते, टैक्स कैसे माफ करने लगेंगे तो हमारी सरकार कैसे चलेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध खत्म होगा, ये कम से कम बातचीत के टेबल पर बात आए और इसका हल निकले। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी मांग जो है वो टैक्स माफी को लेकर के है। टैक्स माफ नहीं हुआ तो बसें बंद रखने का फैसला कर लिया है एसोसिएशन ने, और अब तक कोई सार्थक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किट खरीदी घोटाले की गूंज मध्य प्रदेश की सियासत तक पहुंच चुकी है और इसे गरमा चुकी है। घोटाले में नाम उछलने के बाद हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये साहस वीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में करके दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, अनर्गल आरोप लगाना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। जनता को अब भी याद है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह के प्रदेश में भ्रष्टाचार हुए हैं। प्रदेश बीमारू राज्य बनता चला गया। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर हमलों का सिलसिला जारी हो चुका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया, शिवराज सरकार ने घटिया पीपीई किट महंगे दाम पर खरीदे। इसी का नतीजा है कि किट पहनने के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। इधर बीजेपी दिग्विजय सिंह पर तंज कस रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा जल्द सरकार दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन तमाम आरोपों की जांच करवाए जो उनकी सरकार में उनके ही मंत्री उमंग सिंघार ने लगाए थे। और वो भी पीपी किट के घोटाले के मामले में दिग्विजय सिंह जी ने सही ट्वीट किया है, क्योंकि पीपी किट जो मध्य प्रदेश में है वो पहनने के बाद भी संक्रमण आ रहा है कोरोना का। पीडी शर्मा जी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, उनको भी इस मामले में देखना चाहिए कि घोटाले कहाँ हुए हैं। जो जो जांच के दायरे में आएगा उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा, पहले तुम्हारे 15 महीने के पाप तो निकाल लें दो। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंघार के आरोपों की जांच तो कर लेते हैं। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे, मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। पीपीई किट खरीदी घोटाले की खबरों के बाद मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट करने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी यह दावा किया कि प्रदेश में पीपीई किट खरीदी में जमकर घोटाला हुआ, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन ने। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट घोटाले के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमले बोल रही है और अब तक जितनी भी खरीदी हुई है पीपीई किट की उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी शिवराज सरकार ने जो पीपीई किट खरीदी थी, जो सप्लाई की थी, अभी हमने देखा 2 से 3 दिन पहले कई सारे जो हेल्थ स्टाफ है वो चक्कर खा के, गश खा के गिर गए और इससे संक्रमण का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये बात साफ हो गई, जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बड़ी लेवल पे, बड़ी मात्रा में इस कोरोना के महामारी के आड़ में बड़ा घोटाला हुआ। हमने जैसा कहा कि हमारी नर्सेस, हमारे डॉक्टर
नकली पीपी किट आ गई, चाइना से खरीदी, भ्रष्टाचार हुआ। कई यंत्र ऐसे थे जो बहुत सस्ते में मिल रहे थे, उन्हें बहुत महंगे दामों पे ख़रीदा। तो ये मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम आपका चलना चाहिए कि जब कोरोना की संक्रमण बीमारी से हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, कम से कम इस समय तो अपनी मानवीय संवेदनाएं जागृत कर लो। ऐसे समय उन उपकरणों में तो भ्रष्टाचार मत करो, चिकित्सा सुविधाओं में तो भ्रष्टाचार मत करो। तो मेरा सीधा आरोप है कि ये सरकार असंवेदनशील है, इस कोरोना के संक्रमण काल से निपटने में विफल रही है। जाहिर है सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो तस्वीरें भी देश के तमाम हिस्सों में देखी गई है। प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर बेतहाशा अपने घरों की तरफ भागते हुए भी तस्वीरें जगह जगह टीवी चैनल्स पर भी देखी गई। और ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वो तमाम इंतजाम नहीं किए हैं जो करने चाहिए थे। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो दावे किए थे वो सारे दावे न सिर्फ भारत में बल्कि मध्य प्रदेश में भी वो सारे दावे फेल हुए हैं। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने अपनी फेसबुक पेज पर लिखा कि कल के महाराज आज गुलाम हो गए, कल के गुलाम आज महाराज हो गए। कल तक सलाम ठोकने वाले तोमर आज पूछ रहे हैं सिंधिया हैं कौन। सही है, गद्दारों की इज्जत कहीं नहीं होती। इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखी हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कुछ इस तरह लिखा हो। नासिर हमारे साथ में जुड़े हैं ग्वालियर से। नासिर, एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ लिख दिया है जिससे बहुत सारे लोग तिलमिला सकते हैं या जिस पर एक राजनीतिक विवाद गहरा सकता है। देखिए बिल्कुल पुनीत, दिग्विजय सिंह इस तरह का ही लिखते हैं और लगातार इस तरह का भाषण या इस तरह का ट्वीट भी करते हैं कि लगातार वो चर्चाओं में रहे। लेकिन खासा अब इस ट्वीट और इनके पेज पर जो लिखना है इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर अभी से सोशल वॉर है वो शुरू हो गया है। और उसका निशाना सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर उन्होंने तंज कसा है और तीखा तंज कसा है। जिस तरह से साफ कहा है उन्होंने कि एक जो लास्ट की जो लाइन है कि गद्दारों की कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह की तोमर के ऊपर टारगेट किया गया है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर से शोपुर में एक सवाल किया गया था, उनसे कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार पोस्टर लग रहे हैं, गुमशुदा होने के पोस्टर लग रहे हैं। तो उन्होंने नरेंद्र सिंह ने जवाब दिया था कि वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है ग्वालियर में जो उनके पोस्टर लग रहे हैं। तो इस तरह का सवाल थे, उसी लाइन को टैगलाइन को उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कोट करते हुए उठा लिया है और उसको तीखा हमला नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लड़ाइयाँ हैं, सोशल मीडिया पर जो लड़ाइयाँ छिड़ गई हैं, अब लगातार जिस तरह के जो ट्वीट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आ रही है वो तेज होगी क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसको भुनाने की कोशिश है और जो पूर्व में जो दिए गए स्टेटमेंट है या कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुछ उसको लेकर वो कोट करके इस तरह के जो सोशल वार हैं वो अभी कांग्रेस ने शुरू कर दिए और दिग्विजय सिंह भी इसी वॉर के लिए सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये क्या केवल सुर्खी में रहने का तरीका? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर अगले महीने जून में चुनाव होने की सुबुगाहट तेज हो गई है, लिहाजा विधानसभा परिसर में मतदान स्थल को बदलने की कवायद चल रही। विधायकों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं। दिग्विजय सिंह, प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया की सीट हैं। कोरोना और लॉकडाउन के कारण इन सीटों पर अभी तक चुनाव नहीं हो सका। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। राज्यसभा की 55 सीटें रिक्त हुई, जिनमें 37 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 18 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव 7600 के पार हो चुके हैं और अब तक 315 लोगों ने जान गंवाई है। लगातार बढ़ते मरीजों के बीच में राहत की खबर यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। 52% मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए।
ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4000 तक पहुंची है। एक्टिव मरीज 3100 से ज्यादा हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा अब बढ़ रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक मरीज इंदौर में हैं। कुल पॉजिटिव 3250 से ज्यादा हैं। 122 लोगों की मृत्यु हुई, 1500 से ज्यादा ठीक हुए। दूसरे नंबर पर भोपाल है, जहां 1468 केस हैं, 51 लोगों ने जान गंवाई, 853 लोग ठीक हुए। उज्जैन तीसरे स्थान पर है, जहां 629 कुल केस है, 54 लोगों की मृत्यु हुई, 290 अब तक ठीक हुए। बुरहानपुर में कुल केस तकरीबन 300 तक पहुंचे। खंडवा जबलपुर में आंकड़ा 200 के पार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तबलीगी जमात से जुड़े बांग्लादेश से आई 5 महिलाओं और पश्चिम बंगाल की एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शील नागू ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है, इसीलिए इनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती। श्योपुर पुलिस ने बीते 28 अप्रैल को 6 महिला और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि दिल्ली में मरकज में शामिल होने के बाद श्योपुर आए, नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा था। और अब बात तो समस्या की जिसने किसानों को परेशान कर रखा। मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का कहर थम नहीं रहा। 3 तस्वीरें देखें। मुरैना, कटनी, बालाघाट में टिड्डियों का प्रकोप है। कटनी में बड़गांव से टिड्डियों के दल ने प्रवेश किया। किसानों को मूंग, उड़द और सब्जी की फसल पूरी तरह चौपट होने का डर है। मुरैना के जौरा कैलारस क्षेत्र में टिड्डियों का उत्पात जारी है। 25 से ज्यादा गांव में टिड्डी दल का हमला हुआ। खेतों में फसल और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा। बालाघाट के 10 से ज्यादा गांवों को टिड्डियों ने अपना निशाना बनाया। फसल को बचाने और टिड्डियों को भगाने प्रशासन और किसान लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुछ खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घोषणा की कि उनका कहना है कि यदि उपचुनाव में कांग्रेस इन सीटों को जीत लेती है और कमलनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हैं तो उनके द्वारा प्रदेश के स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ अब बीएसपी भी तैयारी कर रही है। चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पार्टी जोर शोर से जुटी है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बागी विधायकों को जीत दिला पाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी सरकार को किसानों की सरकार बताया। मिश्रा ने कहा, सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का रोटियां बनाते हुए वीडियो सामने आया, जिसमें साफ हो जाता है कि विजयवर्गीय राजनीति में नहीं बल्कि घर के कामों में भी दक्ष हैं। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 2 संदिग्धों की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी। परिजनों के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार को बीच में रोका गया। पन्ना के जिला चिकित्सालय में इलाज की जगह झाड़ फूंक का नजारा दिखा। अस्पताल में बच्चा वार्ड में 1.5 साल के बच्चे को हॉर्निया की बीमारी के चलते भर्ती किया, लेकिन सही इलाज न मिल पाया। मासूम की हालत बिगड़ती गई, उसे रेफर कर दिया। परिजन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बाहर इलाज नहीं करा सके, उन्होंने झाड़ फूंक का सहारा लिया। महाराष्ट्र से विदिशा आते समय रास्ते में विदिशा के एक नाबालिग श्रमिक ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र अस्पताल के दस्तावेज से पता चला टीबी का इलाज चल रहा था। उसकी विदिशा आने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। सागर में गर्मी के कारण गश खाकर गिरे पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी की मदद के लिए कोई डॉक्टर आगे नहीं आया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक पैरामेडिकल स्टाफ का कर्मचारी धूप में बीएमसी गेट के बाहर पड़ा रहा। बाद में जिला अस्पताल में ले जाकर उसे भर्ती किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।